Good morning, students. Today we are going to start constitutional design. This is the third chapter of your class, ninth class, and now we'll study part 1. Part 1 of this chapter. As you know that the constitution, development of constitution in South Africa is removed by CBSE, and three topics are left in this chapter now. The first topic is why do we need a constitution, second making of our constitution, Indian constitution, and third guiding values of the Indian constitution. So three topics are there, and these three topics we will cover in two parts. So today this is the first part, and let's start with the topic why do we need a constitution. In the previous class you studied about constitution. What is a constitution? क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच अ कंट्री इज गवर्न. ये सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, दिस इज द ग्रुप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनसे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट काम करती है, किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है या किसी भी कंट्री का रूल चलता है. सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. आई रिपीट द डेफिनेशन. Constitution is a set of rules and regulations by which a country is governed. That is called constitution. तो ये जो constitution होता है, ये इसका significant क्या है या हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? क्यों हम एक constitution की जरूरत महसूस करते हैं? Why do we need a constitution? So these are the certain points through which we will know that why do we need a constitution, कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है. Clear? The first point is accommodation of diversity with the aspirations of the people. आप इसमें ये बता सकते हैं कि accommodation of diversity के साथ साथ में एक it's very important thing, aspirations. It indicates the aspirations of different kinds of people belonging to different communities. So it indicates the aspirations means अलग अलग कम्युनिटी, चाहे वो अलग अलग रिलीजियस पीपल है या अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग कल्चर वाले लोग हैं, सभी लोगों के लिए एक जैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनकी एस्पिरेशंस उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देती हैं. सो दैट इज द अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी. सेकंड वन इज इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. सरकार कैसे बनेगी, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस. क्योंकि अगर हम मोनार्की की बात करें, मिलिट्री गवर्नमेंट की बात करें, फिर टॉक अबाउट डिक्टेटरशिप, सो इन दोज काइंड्स ऑफ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट्स देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि वहां पे कोई फिक्स नहीं होता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी. क्लियर? लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एंड बिकॉज इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. और कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कि सरकार कैसे बनेगी. फॉर एग्जांपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन इन आर्टिकल 324 टू 329 कि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से बनेगी और इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन करेगा. और इलेक्शन का ये प्रोसेस है, ये पूरा आर्टिकल 324 से लेके 329 तक दे रखा है. So it means the constitution specifies the process how the government will be formed. इसके बाद आता है it limits the powers of the government. अब गवर्नमेंट बनने के बाद तो गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो गवर्नमेंट की पावर्स को चेक करता है. इट प्रिवेंट्स द एक्सेसनेस ऑफ द पावर्स, कि पावर्स को एक तरह से लिमिटेड करता है. क्यों करता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल वर्क. फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में लिखा होता है सरकार कैसे काम करेगी. अगर उस रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, एंड द गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी विल बी फेल्ड और जुडिशियरी में मैटर चला जाएगा. इट मींस गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी. नेक्स्ट वन इज इट टेल्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा ही है. इफ वी रीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी विल कम टू नो अबाउट द राइट्स दैट वी हैव द 6 फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स. तो ये संविधान ही है जो आपको बताता है कि सिटीजन्स के राइट्स कौन कौन से हैं, राइट. फॉर एग्जांपल इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन
described, right, from Article 12 to 35. So in this way, the citizens come to know about the rights only through the constitution. इसके बाद आता है it helps in creating a good society. एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, हार्मोनियस सोसाइटी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी नेसेसरी. ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर चार लोगों के बीच में पार्टनरशिप होकर बिजनेस स्टार्ट कर लिया उन्होंने, एंड दे डिड नॉट फिक्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस कि कौन कब कितना पैसा लगाएगा, किसको कितना मिलेगा, राइट? तो उसके बाद क्या होगा, वहां पे उनकी जो पार्टनरशिप है वो लंबी नहीं चल पाएगी. देयर बिजनेस मे बी फेल्ड, अंडरस्टैंड? और कुछ उन मेंबर्स में से एक दो मेंबर ऐसे हो सकते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, हो सकता है दूसरे लोग ईमानदारी से काम ना करें. तो रूल्स अगर बना दिए जाएं, इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड, तो डॉक्यूमेंटेशन अगर तैयार हो जाए तो दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन. तो इसलिए वहां पे एक हार्मोनियस मतलब बिजनेस उनका स्टार्ट हो सकता है. देयर रिलेशंस विल बी कंटिन्यूअसली गुड बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो एक बार अगर रूल्स हम सेट कर लेते हैं, इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स, दैट क्रिएट्स द गुड फेथ एंड दिस विल क्रिएट अ गुड सोसाइटी. सो दीज वर the need and necessity of the constitution. So why do we need a constitution? We have covered this topic. I hope that you are understanding these points और आप इनको अच्छे से दोबारा से समझने की कोशिश करें. वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें. Do not skip any part of the video, even a single second of the video, अगर आपको अच्छे से समझना है तो. इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. Now we'll discuss about next topic, making of the Indian Constitution. How our Constitution was made or prepared, and who made our Constitution. Sometimes this question is asked to the students and to anybody that who made our Constitution. So many people give the answer, Dr. B.R. Ambedkar. Alone Dr. B.R. Ambedkar did not make our Constitution. Our Constitution was made by a Constituent Assembly. Right? Constituent Assembly. This is Constituent Assembly written here. We'll discuss about the Constituent Assembly later, but first we'll discuss about the path to Constitution. Little background of the process of the formation of Constitution. Path to our Constitution with the help of these particular years. 1928 first. In 1928 what happened? Motilal Nehru, father of Jawaharlal Nehru, and 8 other leaders of Congress drafted a constitution for India. Right? It was it was avoided by and rejected by the British government, but they drafted first time in 1928. This was the motivation for all the leaders of Congress as well as for all the leaders of India, right? That we would have the constitution like this. In 1931, in Karachi session, Karachi Congress session, INC, Indian National Congress, dwelt on how our constitution will be look like, कि हमारा संविधान कैसा होगा, इसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया कराची सेशन में 1931 में. ये काफी फेमस सेशन था काराची सेशन. आफ्टर दैट इन 1935 फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहले. इसके बाद आता है, ये तीनों चीजें समझ में आ गई. 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और 8 अदर लीडर्स ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. इसके बाद 1931 में कांग्रेस ने ये कराची सेशन में डिस्कस किया कि हमारा संविधान कैसा होगा. इसके बाद 1935 में आईएनसी ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को पास किया, इस प्रपोजल को पास किया, एंड फर्स्ट टाइम दे डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर दैट इन 1946 व्हाट हैपेंड इन 1946? कैबिनेट mission, it means cabinet mission came in India, right? Cabinet mission क्या था? इसमें 3 members थे. There were 3 members in cabinet mission, and this is known as cabinet mission because these 3 members were the members of
ब्रिटिश कैबिनेट, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट में एक कैबिनेट होती है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें कैबिनेट होती है। तो कैबिनेट क्या होता है, स्पेशल मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास पावर्स होती है उनके डिपार्टमेंट्स की। तो वो जो कैबिनेट होती है उसमें से 3 मेंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां से इंडिया में भेजे डिस्कस करने के लिए। तो ये 3 मेंबर्स थे, दे केम इन इंडिया एंड दे मेट हिंदू महासभा, दे मेट मुस्लिम लीग, दे मेट कांग्रेस लीडर्स एंड देन दे डिसाइडेड, और जो उन्होंने प्रोविजंस दिए, राइट, दे गिव द सजेशंस, रिकमेंडेशन उन्होंने पास किया। सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि इंडिया को जब फ्री किया जाएगा तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, लेकिन तब तक उस डेमोक्रेसी का आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। इंटरिम गवर्नमेंट मींस द टेम्पोररी गवर्नमेंट दैट वर्क्स टिल द परमानेंट गवर्नमेंट। इसके बाद दूसरा सजेशन उन्होंने दिया कि एक संविधान बनाना पड़ेगा जिसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई। और इस तरह से कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। पैथिक लॉरेंस वाज द हेड ऑफ दिस मिशन, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर्स थे। आपको दोबारा बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 पैथिक लॉरेंस वाज द हेड, एवी अलेक्जेंडर द मेंबर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स he was also the member। स्टैफर्ड क्रिप्स तो पहले भी इंडिया में आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन जब इंडिया में आया था उस टाइम। तो कैबिनेट मिशन जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ही सजेशन दिया था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, राइट। सो टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय कैबिनेट मिशन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है हु फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपको बताना है हु फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका आंसर आएगा। एंड हु फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे मैंने आपको बताया कि इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन। द इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्ट। It was indirectly elected by the people of India. It was indirectly elected. Indirectly क्या होता है, अगर लोग डायरेक्टली इसके मेंबर्स को वोट डालें तो वो डायरेक्ट हो गया, और अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इनको चुने तो ये इनडायरेक्टली हो गया। सो इट वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, क्योंकि उस समय की लेजिस्लेचर असेंबलीज, जो लेजिस्लेचर काउंसिल्स होती थी, उनके मेंबर्स ने इनका चुनाव किया था। So Constituent Assembly was elected by the people indirectly. Clear? ये आपको पहली चीज इसके बारे में याद रखनी है। Second thing, the elections of Constituent Assembly were held in July-August 1946, and it was formed in July-August 1946. इसको जो है चुना गया था। इसके बाद आते हैं इसके कंपोजिशन पे कि कंपोजिशन क्या था, राइट, व्हाट वाज द कंपोजिशन, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे और कहां से। देखिए इसके टोटल 389 मेंबर्स थे, देयर वर 389 मेंबर्स टोटल, जिसमें से 296 वर इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया, राइट, ब्रिटिश इंडिया, और 93 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, जो हमारे रजवाड़े थे, रियासतें थी, उसको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। तो 93 सीट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट होनी थी, और 296 मेंबर्स जो थे वो प्रोविंसेस से इलेक्ट होने थे। इसमें से आउट ऑफ 296, 292 फ्रॉम 11 provinces, 11 British provinces, and 4 members from chief commissioners, right, 4 members from chief commissioners provinces। ये 4 अलग से provinces थी जो chief commissioners की provinces थी,
और ये 292 सीट्स थी जो 11 प्रोविंसेस से थी, ठीक है। तो 4 ही चीफ कमिश्नर थे, जिसमें से 4 ही मेंबर चुने जाने थे, और 11 प्रोविंसेस में से ब्रिटिश इंडिया में 292 मेंबर्स इलेक्ट होने थे। तो इस तरह से दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 मेन मेजॉरिटी कम्युनिटीज, 3 मेन कम्युनिटीज, जिसमें से मुस्लिम्स, सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स 6 एंड अदर सीट्स वर फॉर जनरल सीट्स वर एक्सक्लूडिंग सिख्स एंड मुस्लिम्स, यानी कि इन सीटों में मुस्लिम और सिख जो है वो नहीं आते थे, इसलिए इसको जनरल बोला गया, और ये 3 कम्युनिटीज में इसको डिवाइड किया गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंपोजिशन था, सबसे पहले तो ये इसके इलेक्शन इनडायरेक्ट हुए। सेकंड थिंग, इट वाज इलेक्टेड इन जुलाई अगस्त 1946। थर्ड, कंपोजिशन में आपको सीट्स आपको याद रखनी है कितनी सीटें थी। इसके बाद में ये 3 कम्युनिटी बेस्ड जो था, इसमें मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम डिस्कस करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सबसे पहली मीटिंग थी, दैट वाज कंडक्टेड ऑन 9 दिसंबर 1946, और इस मीटिंग में टेम्पररी, इट मींस इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ही वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द फर्स्ट मीटिंग। अच्छा, ये तो सबको पता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनको क्यों बनाया गया था इंटरिम प्रेसिडेंट? उनको क्यों बनाया गया? बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, इसलिए उनको विदाउट इलेक्शन जो है वो क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट बना दिया गया, इंटरिम प्रेसिडेंट। आपको याद रखना है। दूसरा है सेकंड मीटिंग, इट वाज हेल्ड ऑन 11 दिसंबर 1946। ऑन दिस डे यू हैव टू रिमेंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was selected as the permanent president of Constituent Assembly, and 2 vice president also, vice chairman और vice presidents। एक थे मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी, एंड टी कृष्णमाचारी। these 2 were vice presidents। तो आपको ये फैक्ट्स आपको याद हो गए। सबसे पहले आपने बताया फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, सेकंड मीटिंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा became the interim president in the first meeting, second meeting 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad became the president, and Mukherjee and T Krishnamachari became the vice presidents of the Constituent Assembly. After that, objectives resolution. So these facts you have to remember. कई बार पूछ लेता है कि who was the vice chairman of the Constituent Assembly? तो H.C. मुखर्जी एंड टी कृष्णमाचारी, ये आपको नाम याद रखने हैं, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट। लेकिन सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट, तो आपको सिर्फ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बताना है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपको इनका नाम नहीं बताना, आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम बताना है। और वाइस प्रेसिडेंट का अगर नाम पूछते हैं तो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक H.C. मुखर्जी और एक टी कृष्णमाचारी। ये 2 वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट Assembly. After that, objectives resolution. Objectives resolution was presented in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. On 13 December 1946, इस पे डिस्कशन हुआ, डिबेट चली, और उसके बाद में इसको अडॉप्ट किया गया। It was adopted. The objectives resolution was adopted on 22 January
1947, ये आपको याद रखना है, 22 जनवरी 1947। आफ्टर दैट ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, इसको 29 अगस्त 1947, इट वॉज सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मेन काम था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, एंड इट कंसिस्टेड ऑफ 7 members. How many members were there in drafting committee? 7 members. And Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of this committee. So B.R. Ambedkar is known as the father of Indian Constitution, क्योंकि ड्राफ्टिंग का काम जो है वो अंबेडकर जी की चेयरमैनशिप में ही हुआ था, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके बाद आता है कि when our constitution was completed, our constitution was completed on 26 November 1949. On this day, the Constituent Assembly completed the formation of Indian Constitution and 284 members signed on the preamble on this day. क्यों 284? क्यों? क्योंकि जब इंडिया फ्री हुआ 1947 में, तो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे और कुछ जो पाकिस्तान के एरिया में आने वाले जो मेंबर्स थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए। दे क्विट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इस तरह से 299 मेंबर्स बचे थे। हाउ मेनी मेंबर्स वर लेफ्ट? 299, बट ऑन 26 नवंबर 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट एंड दे साइंड ऑन दिस ड्राफ्टिंग और प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस वे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। लेकिन जब अडॉप्टेशन की बात आती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था। लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंडक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, बट वंस अगेन अ मीटिंग वाज हेल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 January 1950. This was the final meeting of Constituent Assembly in which Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of India. 24 January 1950. और ये बिल्कुल लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से अदर फैक्ट्स थे। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ पॉइंट्स। अभी तक जो भी आपको बताया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अदर फैक्ट्स की तरफ। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट वर अदर फैक्ट्स? फर्स्ट इज अबाउट ड्यूरेशन। Our constitution was formed by Constituent Assembly. The Constituent Assembly of India started the work on 9 December 1946 and completed the constitution on 26 November 1949. So in this way, total duration was 2 years, 11 months and 18 days. This was total duration taken by the Constituent Assembly to form the Constitution of India. Total sessions, there were 11 total sessions conducted and held by the Constituent Assembly to form the Constitution. Total working days 114 working days, and total expenditure at that time 64 lakh rupees was spent on the formation of the Constitution. Total committees were there, 8 major committees, major, and 13 other minor committees were there. Total committees 21. In this way, you have to remember the facts. 21. Symbol. What was the symbol of the Constituent Assembly? Elephant. Elephant was the symbol of Constituent Assembly. So in this way, dear students, our Constitution was formed by the Constituent Assembly. Constituent Assembly के आपको सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं कि Constituent Assembly जो है वो कब बनी थी? 1946 में उसका इलेक्शन हुआ, जुलाई अगस्त में। रिकमेंडेशन किसका था? कैबिनेट मिशन का था। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। पैथिक लॉरेंस वाज द हेड, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
389 members were elected indirectly by the people of India, क्योंकि उस समय जो लेजिस्लेचर काउंसिल्स थी उनके मेंबर्स ने उनको इलेक्ट किया था। मुस्लिम, सिख और जनरल, ये 3 कम्युनिटीज उस टाइम थी। कांग्रेस ने 208 यानी कि 208 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स वर सिक्योर्ड बाय मुस्लिम लीग एंड 296 सीट्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। 11 प्रोविंसेस से 292 सीट्स, 4 सीटें चीफ कमिश्नर से थी। इसके बाद में जो 93 सीट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स मीन जो हमारी रियासतें थी वहां से इलेक्ट हुए थे। उसके बाद में ये मैंने आपको पूरे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। B.R. Ambedkar is known as the father of Indian Constitution because he was the chairman of drafting committee of Constituent Assembly. So these were the topics covered in this video. In the next video, we will discuss about guiding values of Indian Constitution. तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। Thank you. Have a nice day.